यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में नगर के जो आकार हैं उस आकार से संबंध में जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की जो आपने इसमें है। तो आकार कैसा होता है, बड़ा है, छोटा है, किस प्रकार का है, वो जनसंख्या के आधार पे या कार्यों के आधार पे। तो आज का जो सिद्धांत है वो है प्रधान नगर के बाद में कोटि आकार नियम यानी रैंक साइज रूल। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यह आपको नेट और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी समय समय पर इससे ऑब्जेक्टिव एवं ये जो प्रश्न बनते रहते हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आपको पीडीएफ वैसे पहले भेजा है, फिर भी आज और मैं भेजूँगा। तो आपको इसको क्या है, नोट्स बना देना है और अच्छे से इस सिद्धांत को समझना है। कोटि आकार नियम यानी ये जो सिद्धांत है, आपको ध्यान रखना है कि एक सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है और कब दिया है। ये आपको कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और अपने को क्या है, एमए की जो दृष्टि है इसमें अपने को डिस्क्रिप्टिव जो होता है उसमें आपको लिखने के लिए सुविधा रहेगी कि सिद्धांत कब दिया, किसने दिया। तो ये जो अच्छा रहेगा ताकि आप अच्छे अंक हासिल कर सको। तो कोटि आकार नियम यानी वो सही, इसमें जो है मुख्य रूप से क्या है, जनसंख्या को आधार मानते हुए जीप ने यह सिद्धांत दिया था। यानी किसी भी प्रदेश के शहरों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से बड़े से छोटे यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग जो ऑर्डर होता है यानी जो बड़े से छोटे के क्रम में स्थान दिया जा सकता है। इस तरह सबसे बड़े शहर का स्थान 1 होगा, यानी 1 नंबर का जो शहर होगा वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, उसको 1 नंबर दिया जाएगा यानी होगा। दूसरे बड़े शहर का स्थान 2 होगा। इसी तरीके से आगे भी छोटे शहरों का स्थान निर्धारित होगा। जीफ द्वारा 1949 में प्रस्तावित कोटि आकार नियम यानी रैंक साइज रूल जो है वो नगरों के संबंधों को सुनिश्चित गणितीय भाषा में व्यक्त करने का प्रयास करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सिद्धांत जो है वो जीफ ने, और ये क्या है यानी गणितीय आकार से नगरों को सुव्यवस्थित स्थापित करने का ये है। और ये जो सिद्धांत कब दिया था, ये 1949 में दिया था। किसने दिया था? जीप ने दिया था। और इसमें क्या, जनसंख्या को आकार को आधार माना गया है और सबसे बड़े शहर को जो है वो कितना स्थान देते हैं, 1, उसके बाद में दूसरे अन्य जो स्थान है यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से क्रम इसमें दिया जाता है। इनके अनुसार यदि किसी क्षेत्र के शहरों की जनसंख्या को अवरोही क्रम में स्थापित किया जाए, यानी अवरोही क्रम में, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। ठीक है, आपको पहले भी बताया है लेकिन फिर भी आपको ध्यान दिला रहा हूँ मैं बार बार, ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूज ना हो। यानी अवरोही क्रम में स्थापित किया जाए तो n नगर की जनसंख्या सबसे बड़े नगर की यानी 1/n-वा भाग होगी। दूसरे शब्दों में किसी क्षेत्र के नगरों की जनसंख्या को 1 कोमा लगा के 1/2, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये जो दे रखा है आपको ध्यान रखना है। ये जो सूत्र है, अपन किसी भी नगर की या कौन से क्रम का कोटि का जो नगर है, कोटि ज्ञान होगी तो उसकी जनसंख्या ज्ञात कर सकते हैं, और जनसंख्या ज्ञात है तो उसकी कोटि ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ में कोई ना कोई एक चीज़ अपने को जानकारी होनी चाहिए, यानी एक तो प्रधान यानी सबसे बड़े नगर की जो जनसंख्या है वो, और उसकी जो बाद वाला जो कोई भी जो नगर जिसकी ज्ञात करनी है, या तो उसकी कोटि हो या उसकी जो पॉपुलेशन होगी, तो अपन पहले स्थान के जो नगर हैं उसकी जनसंख्या भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी डेट करके 1/n क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस नियम को निम्न सूत्र द्वारा भी व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी सूत्र क्या होगा? सूत्र जो है वो है, सूत्र अपना जो हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है Pn बराबर P/n। ठीक है, जहाँ पे P अवरोही क्रम में स्थित n कोटि के शहर की जनसंख्या, Pn जो है वो क्या है, Pn यानी Pn अवरोही क्रम में स्थित n कोटि के शहर की जनसंख्या, और P1 यानी सबसे बड़े शहर की जनसंख्या, यानी P1 जो है आपको ये जो सूत्र में दे रखा है Pn बराबर P1
बटा n, ठीक है। तो यानी P1 जो यानी सबसे बड़ा जो नगर है उसकी कोटि यानी 1 दी जाएगी, यानी 1 दी जाएगी। तो उसके बटा जो भी क्रम है कि जनसंख्या अपने को ज्ञात करनी है जिस भी क्रम की, उसका उसमें भाग दे देंगे तो उसकी जनसंख्या ज्ञात हो जाएगी। अतः यदि सबसे बड़े शहर की जनसंख्या 20 लाख है तो 10वीं कोटि के शहर की जनसंख्या नियमानुसार 2 लाख होगी, यानी 10 में 2 का भाग दे देंगे, यानी 20 में 10 का भाग दे देंगे तो कितने आ जाएंगी, 2 लाख। अब जो है आपको ये ध्यान रखना है, आपको बार बार आपको जैसे ये आपको अब जो है आगे अपन देखेंगे, यानी ये जो डायग्राम इसका बना रखा है, यानी जैसे एक्स और ओ वाई जो अक्ष हैं यहाँ पे आपको इसमें देख सकते हो, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, और ये इधर क्या है, एक्स अक्ष होता है, ठीक है। तो इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ऊपर जो है, यानी इसमें जो है ये जिधर जनसंख्या कोटि जो है उस कोटि के आधार पर इसको प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। कोटि आकार नियम और सामान्य वक्र ये इस प्रकार से होता है। तो उसके वक्र को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि यानी वो किस प्रकार से जो उसकी जनसंख्या जो है वो किस नगर के उसके कोटि आकार के अनुसार स्थित है या नहीं है। यानी ऊपर चित्र जो है उसमें इंग्लैंड और वेल्स के नगरों के लिए कोटि आकार नियम के सैद्धांतिक परिणाम पर कोटि की जनसंख्या आकार के बीच वास्तविक संबंध को प्रदर्शित किया गया है। वहीं दोनों अक्षों के सहारे लॉग मापक के प्रयोग द्वारा के कारण नत्तोदर वक्र का स्वरूप देखिक हो गया है। यह रेखा देखा जा सकता है कि सबसे बड़े नगर लंदन की जनसंख्या कोटि आकार नियम की गणना से अधिक है, परंतु निम्न स्तरीय नगरों की कोटि और जनसंख्या आकार के बीच का संबंध उपरोक्त नियम से लगभग मेल खाता है। यह आपको ध्यान रखना है। यानी ये जो है बाद वाले जो नगर हैं उसके जो है वो जनसंख्या के जो आकार है वो उस कोटि से बिल्कुल मेल खाते हैं। कई विकासशील देशों के नगर सबसे बड़े नगर की तुलना में काफ़ी अंतर प्रदर्शित करते हैं और इसे प्रधान नगर का नियम के द्वारा भी इसको समझा जा सकता है, जो आपको पहले अभी आपको बताया है पिछले वीडियो में। जीफ ने यानी जीके जीफ मानते हैं कि किसी देश में अधिवासियों की संख्या और आकार 2 शक्तियों से नियंत्रित होते हैं। पहला है विविधता की शक्ति। पहला जो है वो क्या है, विविधता की शक्ति, और दूसरा है एकरूपता की शक्ति। दोनों शक्तियों के मध्य संतुलन से अधिवास की संख्या और आकार का नियमन होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको इसके इधर साइज दे रखे हैं, और इधर जो वाई अक्ष पर क्या है, पॉपुलेशन, ये जो आपके इस डायग्राम में दे रखा है आपको, ये पॉपुलेशन है इस साइड में, और यहाँ पे इसकी कोटि जो है नगर की, और ये संवितरण जो है इसको अपन देख सकते हैं, ये बीच में जो, और बाकी जो है ये किस प्रकार से वितरित हैं। अब जो है आपको अब विविधता की जो शक्तियाँ हैं किस प्रकार से हैं, ये एकरूपता की शक्तियाँ क्या हैं, तो इसको अपन अच्छे से देख लेंगे। यानी छोटे अधिवासियों की अवस्थिति प्राय कच्चे माल के स्रोत से निकटता द्वारा निर्धारित होती हैं। इस प्रकार की स्थिति में जहाँ प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों की प्रधानता हो, भूमि जो है वो क्या है, भूमि मूलभूत कच्चा माल या संसाधन बन जाती हैं। अन्नोत्पादन या दूसरी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि जोती जाती हैं। एक कृषक समाज जो अपनी जमीन से गहराई से जुड़ा होता है कालांतर से ऐसे ग्रामीण अधिवासियों को जन्म देता है जो एक दूसरे से काफ़ी निकट होते हैं। यानी ये जो नगर होंगे वो क्या होंगे, काफ़ी निकट होंगे। इसी तरह कृषि के अलावा अन्य प्राथमिक गतिविधियों जैसे खनन है, मत्स्यन है, वानिकी भी छोटे आकार के प्रकीर्ण अधिवासियों को जन्म देते हैं जो आपस में एक नियमित दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे जैसे समाज उन्नति करता है तो द्वितीयक उत्पादन के प्रभाव से यह संभव हो जाता है कि आदिवासियों की अवस्थिति कच्चे माल के स्रोत से काफ़ी दूर तक हो सकती है। यानी परिवहन के साधनों का और इनके जो तकनीकी विकास से जो है ये दूर भी हो सकता है। अतः ऐसे अधिवासियों से द्वितीयक उत्पादन में विशेषीकृत हो जाते हैं और वे भी दूरी पर अवस्थित हो सकते हैं और साथ ही उनकी जनसंख्या भी ज़्यादा हो सकती है। फिर भी द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों की अवस्थिति
कच्चे माल के स्रोत के समीप होनी चाहिए ताकि परिवहन लागत को न्यूनतम किया जा सके। द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक गतिविधियों की तुलना में बड़े आकार के और ज़्यादा दूरी पर स्थित अधिवासों को जन्म देती हैं। ये आपको एक बार और मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ। यानी द्वितीयक आर्थिक गतिविधियों की अवस्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप होनी चाहिए ताकि परिवहन लागत को न्यूनतम किया जा सके। यानी वहाँ उसके नज़दीक तो होगी तो उसका परिवहन नहीं किया जाएगा और कम से कम दूरी तय करनी होगी तो उनकी जो लागत है वो कम हो जाएगी। ठीक है। प्राथमिक गतिविधियों की तुलना में बड़े आकार के और ज़्यादा दूरी पर स्थित अधिवासों को जन्म देती हैं। अब है एकरूपता की शक्तियाँ। विविधता की शक्तियों के विपरीत एकरूपता शक्तियों द्वारा कुछ बड़े अधिवासों का उद्भव होता है। यहाँ पर तृतीयक आर्थिक गतिविधियों पर बल होता है। कच्चे माल के स्रोत की निकटता की तुलना में बाजार से निकटता अधिवासों की अवस्थिति के लिए निर्धारक कारक होते हैं। यानी इसमें क्या है, एकरूपता की शक्तियाँ में यानी विविधता की शक्तियों के विपरीत इसमें क्या है, एकरूपता की जो शक्तियाँ हैं वो कुछ बड़े अधिवासों का इसमें उद्भव होता है। यहाँ पर तृतीयक आर्थिक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। किस पे, यानी ये जो गतिविधियाँ जो होती है वो कौन सी होती है, तृतीयक होती है। ठीक है। और विविधता वाले में क्या था, प्राथमिक और द्वितीयक जो गतिविधियाँ हैं वो किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से अधिवासों का वितरण होगा ये अपन अभी देखा है। और कच्चे माल के स्रोत से निकटता की तुलना में बाजार से निकटता अधिवासियों की अवस्थिति के लिए निर्धारक कारक होती हैं। यानी बाजार के जो निकटवर्ती होती है तो वहाँ पे क्या है, वो जो नगर होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो वो एकरूपता की जो शक्ति है उस प्रकार से कार्य करती है। अब इस सिद्धांत की जो आलोचना है, आलोचना क्या है, जेब का कोटियाकार नियम ज़्यादा कठोर है। ये क्या है, ज़्यादा कठोर है और कभी कभार ही अनुभविक रूप से पूरी तरह संगत बैठता है। इसके अतिरिक्त यह किसी प्रदेश या देश में सबसे बड़े शहर की जनसंख्या आकार को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। ये आपको जो है, ये जो क्या है, यानी किसी भी जो क्षेत्र हैं उसके जो प्रथम जो नगर है जनसंख्या की दृष्टि से उसको क्या है, बहुत ही ज़्यादा ये महत्व देता है। किसी भी दूसरे अधिवास का जनसंख्या आकार सबसे बड़े शहर की जनसंख्या आकार पर निर्भर करता है। यानी जो इन्होंने बताया उसके अनुसार कोटि आकार नियम का अनुप्रयोग कठिन है क्योंकि शहर आकार की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। ये भी क्या है, सार्वभौमिक कोई परिभाषा नहीं है कि आकार कितना बड़ा क्या होगा। इससे कई शहर है जहाँ शहर का निर्मित क्षेत्र उसकी प्रशासनिक सीमाओं के बाहर भी स्थित होता है और बहुत से जो शहर हैं उस बहुत से जो शहर हैं जहाँ शहर का जो निर्मित जो क्षेत्र है वो यानी कामगार जैसे निर्मित क्षेत्रों की सीमा के बाहर हो रह सकता है। कोटि आकार नियम के अनुप्रयोग की समस्या को देखते हुए तुलनात्मक उद्देश्यों में ज़्यादा व्याख्यात्मक हैं। क्या है, ये ज़्यादा व्याख्यात्मक हैं। ठीक है। तो ये आपको जो सिद्धांत है आपको जहाँ तक मुझे समझ में आया होगा, नहीं आया है तो इसको एक दो बार और आप इस वीडियो को सुने और आपको इस नोट्स को जो भेजे हैं आपको पहले भी और अभी भी मैं एक बार और भेज रहा हूँ तो इसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में उतार लेंगे। धन्यवाद।